चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डायूरेटिक्स। ठीक है, फोटो देख के तुमको समझ आ गया ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम पूरा कवर करने वाला है ये पेज। एंड मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ कवर कर सकूँ इस एक ही वीडियो में। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी। ठीक है, किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके पानी में, मतलब ब्लड के अंदर जो भी यूरिया है, जो भी क्रिएटिनिन वगैरह है, सब कुछ पानी में डाइल्यूट करके किडनी के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो ये नॉर्मल काम है। तो डायूरेसिस क्यों चाहिए, कब चाहिए होता है ये? ठीक है, क्योंकि देखो, अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड है, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से हाइपरटेंशन होगा या फिर एडेमा है, ठीक है, जैसे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड, इन सब के कारण हमको बॉडी में से पानी जितना हो सके उतना निकालना पड़ेगा। और पानी कहाँ से निकलता है? एक तो स्वेट से निकलता है और मैक्सिमम निकलता है यूरिन से। तो यूरिन से मैक्सिमम निकालने के लिए हमको किडनी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिन निकल जाए एंड ब्लड वॉल्यूम का जो नॉर्मल लेवल है वो वापस आ जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स का। एक है तेरा हाई सीलिंग, मीडियम एफिकेसी, वीक डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये सब देखेंगे कि कहाँ पे कैसे। और ये एंटी डायूरेटिक है, हम अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये वाले जो कि डायूरेटिक्स है। ये क्या है? एक नॉर्मल नेफ्रॉन है जो कि हर किडनी में रहता है ये। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर से। फिर ये है तुम्हारा पीसीटी, फिर ये है तेरा लूप। ठीक है, ये तुम्हारा असेंडिंग लूप हो गया जिसमें एक थिक सेगमेंट है, थिन सेगमेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इसमें से फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पे इस पूरे लेंथ में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स या फिर चैनल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड चैनल वगैरह होते हैं, तो इसके ऊपर ड्रग्स जाके एक्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे लूप डायरेटिक्स के बारे में। ठीक है, फिर हम जाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में। हम यहाँ पे लूप डायरेटिक्स के साथ साथ थायजाइड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ इन दोनों को एक साथ डील करेंगे। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर्स को देखेंगे। फिर जाएंगे यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कि वो कैसे काम करता है। और फिर हम देखेंगे एट द एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि लूप डायरेटिक्स। ठीक है, 3 ड्रग है ऐसा, याद कर लो। फ्यूरोसेमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेमाइड एंड टोरसेमाइड। ठीक है, तो ये सब 10 मार्कर्स का है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स एंड थायजाइड्स। ठीक है, थायजाइड्स में एक है प्रॉपर थायजाइड्स और एक है थायजाइड लाइक, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोफ्लोरोथायजाइड। ठीक है, तो देखो, जहाँ जहाँ पे भी जो ड्रग्स काम कर रहा है मैंने वहीं पे रखा। जैसे कि लूप डायरेटिक्स, ये कहाँ पे काम कर रहा है? ये क्या है मेरा? ये लूप है ना। तो एक ये कौन सा लूप है? असेंडिंग लूप है। असेंडिंग लूप का ये कौन सा? ये थिन पार्ट है और ये थिक पार्ट है। तो असेंडिंग लूप का थिक पार्ट में लूप डायरेटिक्स काम में आता है। ठीक है, और ये थायजाइड्स कहाँ पे काम में आता है? डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। ठीक है, तो इतना जान लिया। अभी ये जानो कि लूप डायरेटिक्स काम कैसे करता है, कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जो मेरा थिक असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनले है ना, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जिसमें एक सोडियम, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? लूमेन से बाहर निकल के कहाँ पे जाता है? इंटरस्टिशियम में जाता है। ठीक है, तो 2 पोटेशियम और 2 क्लोराइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयन्स बैलेंस करना है ना। तो 2 पॉजिटिव आयन के साथ साथ 2 नेगेटिव आयन भी आएगा, तो न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। ठीक है, एंड इसकी वजह से जो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है, यहाँ पे बहुत सारा सोडियम हो जाएगा। देखो, एक जनरल थिंग है कि जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव आयन है फिर सोडियम जाएगा, उसको वाटर फॉलो करेगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी अगर सोडियम बाहर निकल गया तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा। अगर सोडियम ऐसे सीधा निकल गया तो वाटर भी इसके साथ पीछे पीछे इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो मेरा ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ये यहाँ से जो भी मेरा सोडियम और ये जो पोटेशियम क्लोराइड आ रहा है, ठीक है, आने से सोडियम इसको बाहर खींच लेगा, जिसकी वजह से पानी भी बाहर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल केस में हो गया है ना। लेकिन हमको क्या करना है? हमको डाईयूरेसिस करना है, मतलब हमको पानी को बाहर निकालना है। मतलब इस सोडियम चैनल को या फिर सोडियम को रोकना ही यहाँ इससे बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो कैसे रोक सकते हैं? इस चैनल को ब्लॉक कर दो। एंड इस चैनल को ब्लॉक करने के लिए कौन कौन है ड्रग्स? फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटेमाइड एंड टोरसेमाइड। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देने से सोडियम नहीं जा पाएगा। ठीक है, सोडियम नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? और हाँ, ये भी जान लो कि ये जो मेरा पीसीटी है ना, पीसीटी मेरा मैक्सिमम सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, 60 to 70%। और यहाँ पे इस पोर्शन पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में 25%।
और DCT में 5%, सबसे कम यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक ठाक। ठीक है, तो ये जान लिया। इसको मैं बाद में बोलूँगा कि क्यों जानना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सोडियम यहाँ से नहीं निकला और ये सीधा ऐसे निकल गया, जिसके पीछे पीछे पानी भी निकल गया। ठीक है, हाँ, तो ये जो अभी जो लूप डायूरेटिक्स है ना, इनको कहा जाता है कि हाई सीलिंग डायूरेटिक। ठीक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिकेशियस होता है। अभी ये सबसे ज़्यादा एफिकेशियस क्यों होता है? देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि PCT में सोडियम 60 to 70% निकल जाता है, और PCT पे एक्ट करने के लिए कौन है? कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। तो इस लॉजिक से कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर सबसे ज़्यादा एफिकेशियस होना चाहिए था, क्योंकि ये 60 to 75% को रोक सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम लोग सामने डिस्कस करेंगे कि इसमें भी कुछ मतलब जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, इसमें कुछ दो प्रॉब्लम है कि सोडियम, तो देखो अगर यहाँ से सोडियम पूरा का पूरा लेट्स सपोज के 60 to 65% तुम यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस दिए, लेकिन सोडियम, हाँ, उसकी वजह से सोडियम अब्जॉर्व नहीं हुआ। सोडियम 60 to 75% जो भी सोडियम अब्जॉर्व होना था वो सब यहाँ से निकल गया। लेकिन अभी तक पूरा ये जो लूप बचा है ना, इस पूरे लूप में से फिर से सोडियम रीअब्जॉर्व हो सकता है ना। तो तुम अगर कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे रहे हो बाय थिंकिंग कि 60 to 75% सोडियम तो बाहर निकल जाएगा, जिससे पानी भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो लूप बचा है यहाँ से फिर से सोडियम रीअब्जॉर्व हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से पानी रीअब्जॉर्व हो जाएगा, यहाँ से फिर से सोडियम रीअब्जॉर्व हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्ट करेगा जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर से, ये उतना ज़्यादा एफिकेशियस नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से 25% सोडियम रीअब्जर्व हो गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा होता नहीं है सोडियम रीअब्जर्व करने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायूरेटिक दिया जाता है, एक ही टाइम पे मिक्सचर ऑफ डायूरेटिक्स दिया जाता है। ठीक है, तो वो सब पोटेशियम के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्यों हाईली एफिकेशियस माना जाता है, और लूप डायूरेटिक्स हाईली एफिकेशियस। हाँ, उसके बाद ये रिसेप्टर के बारे में जान लिया। अभी जानते हैं ये इसके बारे में, थायजाइड्स के बारे में, कि थायजाइड्स क्या है। इसमें दो टाइप का, एक है थायजाइड्स बेंजोथायजाइड्स, और एक है थायजाइड लाइक। इसमें तुम्हारा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोफ्लोरोथायजाइड, ठीक है, बेंजोथायजाइड, और इसमें तुम्हारा क्लोरोथायरिडोन, मेटाजोलोन। ठीक है, ये कहाँ पे ऐड कर रहा है? ये ऐड कर रहा है मेरा DCT पे, जहाँ पे अराउंड 5% सोडियम अब्जॉर्व हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिर से वही सेम चीज़, पानी निकल आएगा। ठीक है, तो इनमें, इन दोनों में क्या ऐसा मतलब डिफरेंस है, या फिर क्या चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये मेरा हाई सीलिंग डायूरेटिक्स के लिए लूप डायूरेटिक्स, और ये मेरा थायराइड्स के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है पहले, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? इनिबिशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड। जो मैंने बोला था कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कर देता है इन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, जिसकी वजह से सोडियम रीअब्जॉर्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पानी निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हमको वही चाहिए। इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसको देखो अभी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखो ये जो थायाज लूप डायूरेटिक्स है और थायजाइड्स है ना, ये क्या करता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, इसमें लूप डायूरेटिक्स में हाइपोकैल्शियम करता है, लेकिन इसमें हाइपर कैल्शियम करता है। मतलब मैं तुमको बोलता हूँ कि जो मेरा लूप डायूरेटिक्स और जो मेरा थायजाइड्स है ना, इन दोनों का जो साइड इफेक्ट्स है नियरली सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पोटाशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब को निकाल देगा। ठीक है, दोनों के दोनों निकाल देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से हाइपोकैलियम होगा, हाइपोनाइट्रीमिया हो गया और हाइपोमैग्नीशियम वगैरह होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँगा कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम इन केस ऑफ मेरा लूप डायूरेटिक्स कैल्शियम को बाहर निकाल देगा, लेकिन इन केस ऑफ थायजाइड्स कैल्शियम को रोक के रखेगा। मतलब वो कैल्शियम को किडनी के अंदर ऑब्जर्व नहीं करने देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बना रहेगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि याद करना है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, इंक्रीज सेक्शन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, लेकिन यहाँ पे रेड्यूस्ड कैल्शियम एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो ये सब काम आएगा, क्योंकि अगर तुम किसी को थायजाइड्स दोगे, मतलब तुम अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेट करोगे या तो थायजाइड या फिर लूप डायूरेटिक्स, तो तुम देखोगे कि कैल्शियम का क्या सिचुएशन है बॉडी में, क्या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर किसी को अगर किडनी में स्टोन हो रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज उसकी किडनी में स्टोन हो रहा है। ठीक है, किडनी में स्टोन क्यों हो रहा है? क्योंकि कैल्शियम के डिपॉजिट्स की वजह से। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे?
तो तुमको यहाँ पे किडनी के अंदर कैल्शियम कम भेजना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से अगर तुमको किडनी में कैल्शियम कम भेजना पड़ेगा मतलब तुम यहाँ पे थायाजाइड्स यूज़ करो, क्योंकि थायाजाइड किडनी में फिल्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किडनी के अंदर घुस रहा है ना कैल्शियम, तुम अगर लूप डायोटिक्स दे रहे हो तो घुसने से फिर वो नेफ्रोलिसिस कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर लेट्स सपोज किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें मुझे कैल्शियम को लूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें मैं यूज़ करूँगा थायाजाइड्स, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इनिबिशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम, और वेसोडाइलेशन कर सकता है थोड़ा, ठीक है। तो थेरापेटिक यूज़ में एडेमा के लिए यूज़ कर, ऑब्वियसली जो मैंने पहले कहा था कि अगर बॉडी में कहीं पे भी फ्लूइड ज़्यादा भर गया है, ठीक है, चाहे इंटरवैस्कुलर हो गया है फिर कहीं पे भी एडेमा वगैरह हो रहा है, तो उस वजह से हम लूप डायोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक। इनकेस मतलब सिर्फ लूप डायोटिक्स नहीं, सब डायोटिक्स ही इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली लूप डायोटिक्स क्योंकि हाई एफिकेशियस है, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम में हो सब यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, अगर लंग्स में पल्मोनरी एडिमा, तो ये सब एक्यूट कंडीशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाँ, हाइपर कैल्सीमिया, अगर बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बन रहा है, ठीक है, तो इन सब केसेस में, ठीक है। फिर हाइपर कैलेमिया, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर हाइपर ज़्यादा पोटेशियम लेवल है तो इसकी वजह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा, वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो हाइपोकैलेमिया का क्योंकि ज़्यादा अगर निकल दिया पोटेशियम, हाइपोनाइट्रीमिया ज़्यादा अगर सोडियम निकल दिया, हाइपोकैल्शियम ज़्यादा अगर कैल्शियम को बाहर निकल दिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। फिर वॉल्यूम डिप्लेशन, अगर तुम मतलब वही एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स वही है जो इसका एक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हाइपोटेंशन, और एक इंपॉर्टेंट ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, हाइपर यूरिसीमिया करता है, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस करता है, हाँ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस करता है ना इसलिए। फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ये सब मेरा एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाएगा। और यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, और यहाँ पे थेरापेटिक यूज़ में क्या आएगा, एक तो हाइपरटेंशन, एडिमा हो गया, नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है, दिस कैन प्रिवेंट नेफ्रोलिथिया, क्योंकि थायाजाइड्स क्या करता है, किडनी के अंदर भेजता ही नहीं है, ठीक है, कैल्शियम को, ठीक है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस के जो मैंने बोला था कि हाँ हमको कैल्शियम को ये करना है, बचा के रखना है, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स में वही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेकिन इन दिस केस हाइपर कैल्सीमिया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम ब्लड में हो गया। फिर हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, उन केस में भी होगा। इस केस में लूप डायबिटीज़ में भी सेम ही होगा। हाइपरटेंशन, फिर हाँ हाइपरटेंशन हो सकता है एडवर्स इफेक्ट में। मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, इस केस में भी मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, इस केस में भी मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थायाजाइड्स एंड हाई सेलिंग डायबिटीज़, जो कि लूप डायबिटीज़ के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो डिफरेंस ही देख लो तुम। तो लूप डायबिटीज़ कहाँ पे काम करता है, थिक असेंडिंग लिम्ब फ्लो ले। फिर ये डिस्टल डिसिटी में ये क्या इनिबिट करता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये क्या इनिबिट करता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ये हाईली एफिकेशियस है, मॉडरेट है। कैल्शियम का इफेक्ट क्या है, इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रिएशन और डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रिएशन, ठीक है। फिर प्राइमरी यूज़ वही है एडेमा, हाइपरटेंशन वगैरह, लेकिन इसमें हाइपरटेंशन, एडेमा और नेफ्रोलिथियासिस, ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस क्यों, क्योंकि कैल्शियम को किडनी में नहीं भेजेगा। ऑस्टियोपोरोसिस फिर से सेम, कैल्शियम को किडनी में नहीं भेजेगा लेकिन ब्लड में ही रहेगा, जिसकी वजह से वो ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन थोड़ा बेटर हो सके। फिर एडवर्स इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दोनों का दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम के टाइम पे ये क्या करता है, कैल्शियम को निकाल देता है बॉडी से और ये कैल्शियम को बचा के रखता है। तो ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है और ये मॉडरेटली रिड्यूस करेगा, ठीक है। किडनी स्टोन्स यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द किडनी स्टोन्स, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। हाँ, तो हमने हाई लूप डायबिटीज़ देख लिया, थायराइड देख लिया, अभी देखते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कैसे काम करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहाँ पे काम करता है, काम करता है मेरा पीसीटी पे, जहाँ पे 60 to 75% मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे कैसे काम करता है देखो, तो यहाँ से जो भी फिल्ट्रेशन आएगा, फिल्ट्रेशन के साथ साथ मेरा सोडियम आ रहा है, सोडियम के साथ साथ, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, सोडियम के साथ साथ मेरा बाइकार्बोनेट आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रहा है मेरे बॉडी के ब्लड के थ्रू, सोडियम, बाइकार्बोनेट वगैरह, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा, ये मेरा लूमेन है और ये मेरा पीसीटी का एक सेल है, ठीक है। और इसमें एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये जो 2 ट्रांसपोर्टर है। इस ट्रांसपोर्टर को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ठीक है, और इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट। समझ में आया, एक को एक्सचेंज कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक दोनों के दोनों ले रहा है। अभी क्या हो रहा है देखो, जब सोडियम आ रहा है
सोडियम आने के बाद इस सोडियम को अंदर ले रहा है सेल और उसके अगेंस्ट एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाहर आ गया और ब्लड से आ रहा है क्या, बाइकार्बोनेट। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, H2CO3, जो कि बाइकार्बोनेट है। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट तो बन गया, लेकिन कौन सा एंजाइम है जो बना रहा है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, फिर से जो बाइकार्बोनेट है उसको फिर से तोड़ के H2O एंड मतलब इंस्टेंटली तोड़ के H2O एंड CO2 बनाएगा। कौन बनाएगा, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो पहले बाइकार्बोनेट को बनाया किसने, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड को किसने बनाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर इंस्टेंटली वो फिर से तोड़ देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू H2 एंड CO2। अभी हमको क्या पता है कि जो H2 एंड CO2 है फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, तो फ्रीली परमिएबल होकर सेल पीसीटी के सेल के अंदर घुस जाता है। सेल के अंदर घुसने के बाद फिर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनता है, H2CO3, किसके थ्रू, Ca के थ्रू। तो यहाँ पे बस तुम कार्बनिक एनहाइड्रेस का नाम जपते रहो। ठीक है, जैसे राम का नाम जपते हो वैसे ही Ca का नाम जपते रहो पीसीटी में। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेस कैसे काम करता है कि पहले बाइकार्बोनेट बनाया, ठीक है, कार्बनिक एसिड बनाया, फिर तोड़ा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर ये अंदर चला गया अपने आप, फिर ये दोनों मिलके बनाया गया H2CO3 किसके थ्रू, कार्बनिक एनहाइड्रेस के थ्रू। फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेस के वजह से यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फिर से एक्सचेंजर के थ्रू बाहर आ जाएगा। और ये जो बाइकार्बोनेट, अभी देखो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जो बाइकार्बोनेट मेरा खून में से लूमिन के अंदर आए उसको मैंने यहाँ तक लेके गया, किसके हेल्प के थ्रू, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसी मामले में हाइड्रोजन बाहर आ गया और ये अंदर घुस गया। ठीक है, और ये जो मेरा को ट्रांसपोर्टर है सोडियम और बाइकार्बोनेट, ये को ट्रांसपोर्ट इन दोनों को बाहर निकाल दिया, तो इन दोनों का फिर से प्रिजर्वेशन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आए। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ तो बाहर भेजना होता है, एंड दैट इज़ इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, इसलिए यूरिन थोड़ा सा एसिडिक, मतलब अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा H+ आयन वगैरह अगर बनेगा तो फिर यूरिन थोड़ा एसिडिक यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ा एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस का इतना सारा काम है। तो अगर मैंने कार्बनिक एनहाइड्रेस को रोक दिया तो क्या होगा, सोडियम का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, सोडियम अंदर नहीं घुस पाएगा, बाइकार्बोनेट अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पे अंदर ही अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन यहाँ पे या इस सेगमेंट में अल्कलाइजेशन हो जाएगा, यूरिन का अल्कलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ पे बाइकार्बोनेट ज़्यादा निकलने लगेगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, सोडियम भी निकलने लगेगा, सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी आएगा, तो यूरिन अल्कलाइन नेचर हो जाएगा और ज़्यादा यूरिन निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखो, एक तो सोडियम, अच्छा प्रॉब्लम मतलब जो मैंने वहाँ पे कहा था कि क्यों एफिकेशियस है, तो एक तो अगर मैंने वहाँ पे कहा था ना कि लूप डायोटिक्स क्यों ज़्यादा एफिकेशियस है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस देके अगर तुमने यहाँ पे 60 to 75% सोडियम भेज भी दिया, लेकिन वहाँ से बाकी तो फिर से रीअब्जर्व हो रहा है ना पूरा जो बाकी जो बचा है। और एक चीज़ है यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग इसलिए है क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने कार्बनिक एनहाइड्रेस इन्हिबिट कर दिया तो मेरा यहाँ पे जो यूरिन का सेगमेंट है ये अल्कलाइजेशन हो रहा है, और इसके इसी टाइम पे जो मेरा हाइड्रोजन जो बाहर नहीं निकल रहा है ना सेल्स के थ्रू, ये क्या करेगा, मेरे बॉडी में हाइड्रोजन आयन प्रिजर्व करेगा, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में खून में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर होगा, ठीक है, मेटाबॉलिक, तो उसकी फिर कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होने लगेगा। कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा, बाइकार्बोनेट को रिजर्व करने के लिए ऑर्डर आएगा बॉडी के अंदर कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज हो रहा है, तो हमको बाइकार्बोनेट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर बाइकार्बोनेट को प्रिजर्व करने लगो तो यहाँ पे फिर बाइकार्बोनेट आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर बाइकार्बोनेट आएगा ही नहीं तो फिर से तुम्हारा सोडियम और ये सब जो चैनल्स है ये सब बंद पड़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से मतलब यहाँ से फिर सोडियम आना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, फिर सोडियम आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे, फिर डायरेटिक का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको सोडियम को बाहर निकालना है, और जिसकी वजह से हमको बाइकार्बोनेट चाहिए ताकि ये सब हो सके। लेकिन इस सेल्फ लिमिटिंग के कारण, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट का प्रिजर्वेशन होगा, ठीक है, इसके कारण नहीं हो पाता है। तो ये हमको समझ में आया कि कार्बनिक एनहाइड्रेस कैसे क्या काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लगा के रखा है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस का जो एग्जांपल है दैट इज एसेटाजोलामाइड। ठीक है, याद करो
तो क्लिनिकल यूज इसमें क्या क्या है, कार्बनिक एसिड एक है ग्लाउकोमा, एक है एक्यूट माउंटेन सिकनेस और एक है मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस। ग्लाउकोमा में टॉपिकल होता है, ठीक है, जिसमें रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर एंड डिक्रीज एक्वासिमर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस है ये मेरे आँखों के जो मतलब जहाँ पे मेरा ये एक्वासिमर बनता है वहाँ पे भी है, ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेस जो रिस्पॉन्सिबल है मेरा एक्वासिमर बनाने में। तो अभी अगर ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो इसकी वजह से ग्लाउकोमा में यूज़ किया जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को, जिसमें एग्जांपल दो दिया है यहाँ पे, एक है तुम्हारा डॉर्जेलोमाइड और एक है तुम्हारा ब्रिंजोलामाइड, टॉपिकली यूज़ किया जाता है। ये हो गया। फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस में अगर कोई इंसान माउंटेन में चला जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कम लेवल है तो वो ज़्यादा जोर से हाइपर वेंटिलेट करने लगेगा। हाइपर वेंटिलेशन करने की वजह से उसको शायद ऑक्सीजन ठीक ठाक मिल जाए, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल जाएगा ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल गया तो मेरे बॉडी में जो ये जो कार्बनिक एसिड चाहिए H2CO3 ये कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ही कम होगा तो बायोकार्बन नहीं बनेगा। अगर मतलब ये नहीं बनेगा, कार्बनिक एसिड नहीं बनेगा। कार्बनिक एसिड नहीं बनने से क्या होगा, जो मेरा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक अल्कालिसिस हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कालिसिस, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कार्बनिक एनहाइड्रेट्स देते हैं ताकि मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस ना हो, ठीक है। सो एक्यूट माउंटेन सिकनेस बाय प्रोमोटिक अल्कलाइन डायूरेसिस, तो मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस अगर होगा फिर से कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में यहाँ पे अगर किडनी काम करेगा तो ब्लड के अंदर मेरा अल्कलाइनिटी ज़्यादा है, ठीक है, ब्लड के अंदर अगर अल्कलाइनिटी ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयंस को प्रिजर्व कर सके, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को ताकि प्रिजर्व कर सके ताकि एसिड का बैलेंस थोड़ा मेंटेन हो सके, ठीक है। ओरल एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड टू प्रिवेंट एलिवेटेड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस बाय प्रोमोटिंग अल्कालाइन डायूरेसिस विच हेल्प्स इन एक्लेमेटेशन। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा अल्कालाइन नेचर हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को निकालने का ट्राई करेगा यूरिन के थ्रू, तो इसकी वजह से अल्कालाइन होगा और H+ को प्रिजर्व करने के लिए ट्राई करेगा जिसकी वजह से और अल्कालाइनेशन, तो अल्कालाइन यूरिन बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस में, हाँ, जो भी अभी मैं बोल रहा था कि मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस में कार्बनिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू ट्रीट मेटाबॉलिक अल्कोहल बाय प्रोमोटिंग रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो प्रमोट करेगा ताकि बाइकार्बोनेट आयन रिलीज हो सके। और प्रमोट कैसे करेगा, इस सोडियम इसको ब्लॉक करने से, ठीक है, इसको ब्लॉक करने से तो ये भी निकल जाएगा और सोडियम भी निकल जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स का इसका साइड इफेक्ट्स वही फिर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनाइट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। हमको रिपेयर करना था मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस लेकिन ज़्यादा साइड इफेक्ट में एसिडोसिस हो जाएगा। रीनल इफेक्ट में नेफ्रोलिथियासिस होगा क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का इनकेस एक्सक्रीशन बायोकार्बन ज़्यादा जाने से कैल्शियम फॉस्फेट जम सकता है जिसकी वजह से नेफ्रोलिथियासिस होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ये तो तुम लिखोगे ही, नॉइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, ठीक है। फिर CNS में पैरास्थीसिया देखा जा सकता है, टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन। हेमाटोलॉजिकल इसमें तुमको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह दिखेगा, ठीक है। तो और ये चीज़ क्या है, ये जो है जो मेरा कार्बनिक एनहाइड्रेट है, एक पॉइंट को याद रखो कि दिस इज़ मैक्सिमम हाइपोकैलेमिया करता है एट इक्वल नाइट्रियूरेटिक डोज। मतलब अगर मैंने जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया जैसे हाई सेलिन डायूरेटिक हो गया या फिर थायराइड्स हो गया या फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस या फिर जो भी मैंने मतलब अब तक डिस्कस किया है, अगर मैं इन सब का डोज इक्वली दूंगा लेकिन इन सब तीनों में से सबसे ज़्यादा अगर कोई हाइपोकैलेमिया करेगा वो करेगा मेरा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हमने देख लिया, एक था हाई सेलिन डायूरेटिक्स, एक था थायराइड्स और एक है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है। अभी तक हमारे पास बचा है ये वाला पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।